सुबह 10 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में उपस्थित हूँ आप सबके सामने। आज जिनकी कुंडली लेकर के आया हूँ इनका नाम हर्षिता है और ये कुंडली आई है किशनगढ़ राजस्थान से। ये कुंडली जन्मी उत्तरायण में, इस वजह से पिता का सुख और ग्रहों का बल, जिसमें सूर्य बड़े अच्छे बनेंगे। इनका जन्म वसंत ऋतु में हुआ है, इस वजह से व्यक्ति प्रेमी किस्म का होता है, प्रेम ढूंढता है और प्रेम पाने की कोशिश भी करता है। इनका जन्म गुरुवार को शुक्ल पक्ष में हुआ है, इस वजह से व्यक्ति देखने में और स्वास्थ्य से दोनों से ही सुंदर होता है। गुरुवार के जन्मे होने से गंभीर शरीर का और ऐश्वर्यशाली तो होता ही है, साथ ही साथ समाज का रक्षक भी होता है। मतलब अपने ज्ञान और बुद्धि के बल पे समाज को ज्ञान देने वाला भी हो जाता है। अतिगंड योग, पुनर्वसु नक्षत्र, शुक्ल पक्ष के 9वीं तिथि के चंद्रमा शुभग्रह होंगे, जिसके कारण व्यक्ति की कुंडली में जो यहाँ के लग्नेश बनते हैं 12 में बैठे, यहाँ लग्नेश बैठे जन्म कुंडली में मीन के बैठे, यहाँ जन्म कुंडली में दशमेश होकर के जाकर के मिथुन के बैठे हैं, यहाँ केंद्र के अधिपति त्रिकोण में, केंद्र के अधिपति होकर के त्रिकोण में, केंद्र के अधिपति होकर के 12वें, और किसके संग बैठे तो दशम और पंचम के अपने सर्वाधिक योग कारक ग्रह को संग लेकर के चंद्रमा 12वें चले गए। गुरु से केंद्र में बुध का नीच भंग किया, परम मित्र सूर्य के संग बैठा, पीछे शनि आगे राहु के संग पापकर्त्री बन जाए, और शुक्र के साथ राहु व्यक्ति को भाग्यशाली बनाने के साथ साथ सौभाग्यशाली बनाने के साथ साथ व्यक्ति को ऐश्वर्यशाली भी बनाता है। शुक्ल पक्ष के 9वीं तिथि के चंद्रमा बड़े ही अच्छे और व्यक्ति को धनवान और निरंतरता से अपना काम करने वाला बना देते हैं। अब बड़ी अच्छी बात बताता हूं, अगर किसी भी जातक की कुंडली में उसका चंद्रमा मतलब जन्म का जो समय है, जन्म की जो तिथि है, वो शुक्ल पक्ष के 9वीं तिथि से लेकर के कृष्ण पक्ष के 8वीं तिथि तक के बीच हुआ है, तो ये चंद्रमा शुभग्रह कहे जाते हैं। ये बात मैंने बहुत बार कार्यक्रम में भी कही है। पर इसका एक बहुत बड़ा फायदा ये होता है कि व्यक्ति के धनवान बनने में ये ग्रह जो चंद्रमा हैं वो बड़े ही स्पष्टवादिता के साथ उसका साथ देते हैं। पर वही चंद्रमा अगर कृष्ण पक्ष के 9वीं तिथि से लेकर के शुक्ल पक्ष के 8वीं तिथि के बीच के हो जाते हैं तो ये चंद्रमा पापक होते हैं और व्यक्ति को अनिरंतरता से काम करने वाला बनाते हैं और उसका मन मस्तिष्क भी काम में उतना लगता नहीं है। ये भी बात है। इसके साथ साथ और भी बड़ी अच्छी बात है कि केंद्र में अगर लग्नेश बैठे हों तो व्यक्ति को बल मिलता है, मतलब उसकी आयु को बल मिलता है, उसके स्वास्थ्य को बल मिलता है, उसके धन को बल मिलता है, उसके नेचर को बल मिलता है, वो प्रकृति को समझने वाला भी होता है, वो गुणकारी भी होता है, ज्ञान में उसका पक्ष मजबूत होता है और सर्वांगीण भी होता है। लग्न वीर्य है जो व्यक्ति का प्रोडक्शन पावर कहा जाता है, वो उत्पादन क्षमता रखने वाला, उत्पादक क्षमता से युक्त होता है। लग्न अगर 12 में चले जाएं, लग्नेश अगर 12 में चले जाएं तो कुंडली को थोड़ी बहुत कमजोरी और ये सोचने पे विवश करते हैं, बाबू रे अब यहाँ से उठो और किसी दूसरे जगह जाके बैठो। ये घर भले तुम्हारा है, केंद्र की राशियाँ भले तुम्हारे मित्र की हैं, त्रिकोण की राशियाँ भले तुम्हारे मित्र की हैं, पर तुम्हारा काम अब बनने वाला नहीं है। अब आपको उठ करके दूर जाने की नौबत आएगी, या कई बार ऐसा भी होगा कि आपको दूर जाने पे बेवश होना पड़े, ऐसा है। और यहाँ पे लग्नेश 12वें कुंडली के सर्वाधिक योग कारक ग्रह मंगल के संग बैठे, गुरु से केंद्र में और जन्म कुंडली में अपनी राशि के काफी घर दूर, 12 घर दूर। ये ग्रह यहाँ से नजदीक नहीं बैठा, ये ग्रह यहाँ से 12 कोस दूर बैठा है, दूर जाके बैठा है। और उसके बाद शुक्र के संग राहु यहाँ व्यक्ति के जीवन में कई जगह से धन कमाने के अतिरिक्त माता पिता और बड़े गुरुजनों के साथ थोड़े बहुत मतभेदों में रखने वाला, छोटे भाई के साथ संबंधों को अच्छाई देने के साथ साथ कई बार थोड़ी बहुत कमजोरी भी देने वाले होंगे, क्योंकि बुध की दृष्टि अगर यहाँ पड़ रही है तो चीजें अच्छी होंगी। गुरु और सूर्य का भी प्रभाव है तो छोटे भाई बहनों का सुख भी व्यक्ति को मिलता रहता है। ये बात सही है। लग्न पे अगर सौम्य ग्रह की दृष्टि पड़ जाए, ध्यान से समझिए, लग्न पे अगर सौम्य या शुभ ग्रह गुरु की बुध पे, गुरु की दृष्टि लग्न पे हो, बुध की दृष्टि लग्न पे हो या शुक्र की दृष्टि लग्न पे हो,
तो ये निश्चित रूप से व्यक्ति को धनवान बनाने के साथ साथ गंभीर बनाते हैं और उसकी छवि बहुत ही अच्छी खासी बनती है, मतलब बुरी छवि नहीं बनती। केंद्र में अगर बुध बैठे हों, गुरु बैठे हों और शुक्र बैठे हों तो ये कई प्रकार के नहीं, कई हजार प्रकार के दोषों का समन कर देते हैं। यहाँ तक कि कई बार वो कुंडली में बनने वाले सबसे खराब राजयोग जो भी आप नाम में जानते हैं उसको भी खत्म करने की ताकत रखते हैं। बस समस्या सिर्फ ये ना हो कि गुरु राहु के संपर्क में और शुक्र की तुला राशि या वृषभ राशि के संपर्क में ना हो। देवगुरु बृहस्पति बिल बिला करके यही बात कहते हैं, हे परमात्मा मेरी स्थिति कभी भी शुक्र और राहु के संग न बनाना। वस्तुतः बैठ करके वो जातक को अनुभवी और श्रेष्ठ तो बनाते हैं, पर निसंदेह गुरु के प्रभावों को तमाचा भी लग जाता है, ये भी बात है। केंद्र में अगर शुभ ग्रह की राशि बनी, शुभ ग्रह बैठा तो वो सामान्य है। केंद्र में अगर पापक ग्रह की राशि बनी और पापक ग्रह बैठ गए तो ये असामान्य हो जाता है और बहुत अच्छा भी हो जाता है, क्योंकि केंद्र में पापक ग्रहों को भी अच्छे परिणाम देने पड़ते हैं अपने पापक नेचर को छोड़ के। ठीक उसी तरीके से केंद्र में शुभ ग्रह भी तटस्थ हो जाते हैं अपने शुभता से। अब वो संपूर्ण शुभदायी नहीं रहे और पापक ग्रह संपूर्ण पापी न रहे। क्लियर है? अगर केंद्र के ऊपर गुरु की दृष्टि है उच्च की और केंद्र से केंद्र में शुक्र बैठे लाभेश होकर के लग्न के अधिपति दशम के अधिपति के साथ 12वें और पंचमेश के साथ 12वें, तो अब आपको दूर जाने के बारे में विचार करना चाहिए। माता जी का स्वास्थ्य कमजोर रहे और कई बार व्यक्ति का घर पे मन थोड़ा कम लगे। इसके अतिरिक्त व्यक्ति की चारित्रिकहीनता का दोष जातक के जीवन में बिल्कुल भी नहीं रहेगा और वो निश्चित रूप से वो सुचरित्रवान बनकर के जीवन व्यतीत करता है और अच्छा होता है। उसको कई बार मेहनत करनी पड़ेगी, ये एक सामान्य बात है, पर इसका अर्थ ये बिल्कुल भी नहीं होगा कि जातक भाग्यशाली नहीं होगा। जातक भाग्यशाली है, बुद्धिमान है और समझदार होने के साथ साथ गुणी और ज्ञानी भी है, क्योंकि भाग्य भाव में गुरु और बुध बैठ करके उसको सबका आदर करने वाला, सबके मन के मुताबिक चलने वाला, सबकी बातों को समझने वाला और ज्ञान से उतप्रोत रह करके ज्ञानी जन को समझ करके उनके साथ अपने संबंधों को विकसित करने वाला और सामंजस्य विकसित करने वाला बना देते हैं। इस कुंडली की सबसे अच्छी बात बताऊं, इस कुंडली की सबसे अच्छी बात है कि जन्म कुंडली के नवम भाव में गुरु, बुध और सूर्य जैसे 3 अच्छे ग्रह बैठे हैं, जो इस कुंडली के धन भाव के अधिपति होते हैं, जो इस कुंडली के भाग्य भाव के अधिपति होते हैं और जो इस कुंडली के 12वें के साथ साथ तीसरे भाव के अधिपति होने के बावजूद भाग्य भाव में बैठ करके अपना नीच भंग जब करवाएंगे तो बेसिकली वो ना चाहते हुए भी उन्हें अच्छा परिणाम देना पड़ेगा। हालांकि कुछ हद तक थोड़ी बहुत कमजोरी भी देखने में मिलेगी, पर वो एक सामान्य बात होगी। जैसे व्यक्ति के ग्रास्प कैपेसिटी को कमजोर कर सकते हैं, समझने की शक्ति को कमजोर कर सकते हैं, बौद्धिकता थोड़ी कमजोर हो सकती है, पर वो कई बार समझौता इतना ज़्यादा करने लगता है कि कई बार उसे कम पैसों पर मेहनत करनी पड़ती है। जैसे आमतौर पे आपसे लोग मेहनत करवा लें, पर उसके मेहनत आने को जब देने की बारी होती है तो वो नाक सिकोड़ने लगते हैं। अपना काम व्यक्ति से सब कोई करवा ले, पर जब उसकी शुल्क जब देने की बारी हो तब समाज के लोग इसको ठेंगा दिखाने लगते हैं। ये स्थिति न बने। गंभीर हैं, चरित्रहीन नहीं है, बुद्धिमान हैं, बुद्धिहीन नहीं है, ज्ञानी हैं और जन संपर्क से कैसे अपना काम निकाला जाए ये व्यक्ति बहुत अच्छे तरीके से जानता है, पर समाज मेहनत करने के बाद भी कई बार उनको पुरस्कृत करने से वंचित रख देता है, क्योंकि ये इतना ज़्यादा दार्शनिक होता है कि कई बार लोग इसका मजाक उड़ा लेते हैं और अपना फ़ायदा उठा लेते हैं, उसका फ़ायदा उठा लेते हैं, अपना फ़ायदा कर लेते हैं। अब आपको मैं आगे लेके आता हूँ। लग्न के अधिपति चंद्रमा बनते हैं और राशि के अधिपति बुध बनते हैं। चंद्रमा और बुध का संबंध जन्म कुंडली में केंद्र का बन रहा है। राशि के अधिपति राशि से केंद्र में है, पर ये सूर्य से अस्त हैं और जिस राशि में सूर्य बैठे हैं उस राशि का अधिपति भी सूर्य से अस्त है। ये बड़ी गहरी बात है। अब बात ये उठती है, सवाल ये पैदा होता है
कि राशि के अधिपति बुध बन गए और लग्न के अधिपति चंद्रमा, ये परस्पर दोनों एक दूसरे के शत्रु। हालांकि बुध ही शत्रुता निभाते हैं, चंद्रमा को शत्रुता नहीं है बुध से। पर प्रश्न ये है कि लग्नेश दुह स्थान में बैठे हैं और राशि का अधिपति पहले ही अस्त है। जिस भाव में बुध बैठे हैं, नीच के भी बैठे हैं, और जिस राशि में बैठे हैं मीन राशि के, उस राशि का अधिपति भी वही सूर्य से अस्त है। अब इसका फलादेश ये होगा कि जातक अब कई बार दुखी रहने लगेगा, कई बार वो दुर्बल काया का हो जाएगा और कई बार बेवजह के दुश्मन उसके जीवन में आए दिन बनते रहेंगे। ये नेगेटिव बात है, ये नेगेटिव है। और दूसरी बात कि आप जरा देखें तो इनकी कुंडली के केंद्र में कोई भी ग्रह नहीं है शुक्र के अतिरिक्त। और शुक्र कौन? एकादशवें भाव के अधिपति। वो किसके संग? इस कुंडली के लिए सर्वाधिक पापी ग्रह के रूप में कर्क लग्न की कुंडली के लिए सर्वाधिक पापक ग्रह कौन बनता है? पापक ग्रह बनते हैं शुक्र, जो नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह होते हैं। अब एकादशवें भाव के अधिपति अगर राहु के संग बैठे हों तो व्यक्ति बहुत जगह से धन कमाना चाहेगा और लालची भी होगा। उसके एक्सपेक्टेशन जो होंगे वो जीवन से वो बढ़ेंगे। और यही नहीं, उसको कई बार अपने बड़ों का आशीर्वाद भी मिलने में थोड़ी बहुत आलोचना झेलनी पड़ती है। इसके अतिरिक्त अगर एकादशवें भाव के अधिपति आपकी कुंडली में शनि से दृष्ट हैं, राहु से संपर्क में हैं, तो अब ये एक्सपेक्टेशन और भी बढ़ेगी और निरंतरता घटेगी। पर निस्संदेह एकादशवें भाव से पापक ग्रह का संपर्क व्यक्ति को धनवान भी बनाता है। पर अब यहाँ पे लाभ ये होगा कि व्यक्ति पराक्रमी पुरुषार्थी होगा, प्रैक्टिकल होगा, समझदार होगा और अपने ज्ञान पे विश्वास करने वाला होगा। पर इसका नेगेटिव पक्ष ये होगा कि उसको कुछ भी मिलता नहीं है कई बार दूसरों से। यहाँ जो राशि बनी है वो मिथुन राशि बनी है। मिथुन राशि द्विस्वाभाविक राशि है और द्विस्वाभाविक राशि होने के कारण अब यहाँ जातक अपने पुरुषार्थ से जो भी धन कमाएगा वो अपने बल पे जो धन कमाए उसी पे उसको विश्वास है। अब किसी दूसरे का दिया हुआ उसे अच्छा नहीं लगेगा, उसे मिल भी जाए तो भी वो कई बार उसे पसंद ना करे, ऐसी बातें होंगी। और गुरु और बुध जैसे दो शुभग्रह इस कुंडली में जब अस्त होंगे तो सोच के देखिए कि इस कुंडली में दो सर्वाधिक शुभग्रह गुरु और बुध अस्त हो गए। शुक्र राहु के संपर्क में आ गए जो व्यक्ति का व्यय बढ़ाएंगे, और चंद्रमा पहले ही 12वें भाव में मंगल के संग बैठ करके योग कारक ग्रह के प्रभावों को कमजोर भी करेंगे। कई बार व्यक्ति पढ़ाई कुछ और करेगा और नौकरी कहीं और से, धन कहीं और से कमाएगा। क्लियर है? कोई परेशानी नहीं है। दशमांशा कुंडली में उच्च के गुरु बैठे तो हैं पर राहु के संग हैं, और बुध उच्चाभिलाषी तो हैं पर इस कुंडली के लिए भी योग कारक ग्रह मंगल मित्र की राशि में यहाँ नीचाभिलाषी। इस कारण से कई बार व्यक्ति अपने पराक्रम को सुनियोजित नहीं कर पाता है और कई बार उसके निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित होती रहती है। बड़ी गहरी बात है। अब आप और भी चीज़ें जब समझेंगे तो नवांश कुंडली से पहले दशमांशा में यहाँ शनि नीच के जो इस कुंडली के लिए मारकेश होते हैं, और यहाँ अष्टम भाव में बैठ करके व्यक्ति के गूढ़ और रहस्यमय ज्ञान को, साथ ही साथ समाधिस्थ होने के प्रभावों को, निराश्य होने के भावों को, सब कुछ छोड़ करके भाग जाने के भावों को, अकेले रहने के गुण दोषों को वृद्धि करने वाले होंगे। अब व्यक्ति यहाँ आइसोलेट होना चाहेगा, अकेले रहना चाहेगा और व्यापारिक न होकर के कई बार बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाता है और प्रैक्टिकलिज्म से प्रभावित भी होता है। हालांकि जब वो चिंतन भी करेगा तो बहुत ही ज़्यादा तल्लीन होकर के करेगा। अब उसकी कंसंट्रेशन जो होगी वो बहुत ही ज़्यादा प्रगाढ़ होगी और उसको नींद से बाहर निकालना बड़ा आसान नहीं होगा। स्वप्न देखे, उसका जो इंटेंशन है वो किसी भी चीज़ को लेकर के उसके बहुत सारे पक्ष वो लेकर के सामने बैठा रहता है। और यही नहीं, उसके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें पहले से ही आ जाती हैं कि ये होने वाला है और ये नहीं होने वाला है। अब उसका जो जिसको बोलते हैं ना छठी इंद्रिय की बात होती है कि भविष्य को कैसे देखना है, उसकी जो रचनात्मकता है वो बड़ी ही व्यापक और विदुषी हो जाती है, विद्वान की भांति। ऐसा है। अष्टम भाव का अधिपति अगर अष्टम में बैठे
तो व्यक्ति को रहस्यमय बना देता है। वो तैर तैर करके चीज़ों को देखता है, सूंघता है और तब निकाल करके उसे अपने उपयोग में लाता है। आयु तो देता ही है, संग संग व्यक्ति को धीमी चाल से चल करके अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने वाला भी बनाता है। और कई बार आरंभ में वो अपने गुण दोषों को समझ नहीं पाता, बाद में चल करके वो अपने असली नेचर और क्वालिटी को समझता है और बाद में चल करके छोटे टाइम पीरियड में ही बड़ा अच्छा लक्ष्य हासिल कर लेता है। ये अष्टम भाव है। नवांश कुंडली में लग्न में शुक्र का बैठना व्यक्ति को बचपन में भी सुंदर बनाए, बीच में थोड़ा कमजोर दिखने वाला बनाए और बाद में चल करके और भी ज्यादा आकर्षक और मनमोहक बनाए। राहु यहाँ कर्क के बैठे, जिसके कारण घर में कई बार कलह का वातावरण मचता है, क्योंकि वो प्रोफेशनलिज्म शामिल करना चाहता है अपने जीवन में। राहु और सूर्य का प्रभाव यहाँ पे पड़ेगा, जिसके कारण कई बार वहाँ पे सत्य बोलने के कारण उसके लोग दुश्मन बनते जाएंगे। गंभीरता और कई बार रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके माथे से कभी भी खत्म होने का नाम नहीं लेती है। मंगल के साथ शनि के बैठने के कारण यहाँ आप रिलायबिलिटी नहीं मिलती है सामने वाले से, मतलब जो पति है। हालांकि वहाँ पे साहस बहुत मजबूत रहे कि मुझे छोड़ना नहीं है, दाम्पत्य को किसी भी तरीके से पकड़ करके खींच के चलना है, छोड़ने की बात नहीं होगी। यहाँ चंद्रमा मिथुन राशि के, यहाँ चंद्रमा मिथुन राशि के और यहाँ चंद्रमा मीन के। मिथुन राशि के ऊपर से कोई ढैया साढ़े साथी तो है नहीं और वो गुरु से संपर्क में है, केंद्र में है। यहाँ पे गुरु से दृष्ट हैं, इस वजह से कम व्यक्ति के पास धार्मिकता, दार्शनिकता, बौद्धिकता और चरित्रहीनता में से 3 आगे वाले तो रहेंगे, पर चौथा पक्ष नहीं रहेगा, वो चरित्रहीन नहीं है। क्यों? क्योंकि गुरु और सूर्य यहाँ बैठे, अष्टम भाव बलवान, दशम भाव में एकादशेश बैठे हैं और यहाँ पे ये भाव बलवान है। हालांकि अगर गुरु और बुध अस्त नहीं होते तो इस कुंडली से बलवान कुछ होता ही नहीं। क्लियर है? इस कुंडली में गुरु से संपर्क में आकर के आप कोई भी काम कर सकते हैं। गुरु से संपर्क में आकर के कोई भी काम किया जा सकता है। इस बच्चे के ऊपर से 2026 के मार्च से लेकर के 28 के अगस्त तक भयंकर दशा चलेगी जो इसको कष्ट देगी, स्वास्थ्य से, करियर से। अभी तो खैर बहुत छोटी अवस्था होगी, पर अगले जो 26 से लेकर के 28 तक की दशा होगी वो जातक को थोड़ी बहुत परेशानी में डाल सकती है। इतनी सी चीज़ें। नवमांश कुंडली ठीक है, संतान का सुख बहुत अच्छा है, पर गुरु और बुध के कमज़ोर हो जाने से लग्न कुंडली में कमज़ोरी बनेगी। इस वजह से विवाह बिना मिलाए ना करें। इस कुंडली के आधार पर नक्षत्र भरणी बहुत अच्छा है, रेवती बहुत अच्छा है, पुनर्वसु बहुत अच्छा है, स्वाति बहुत अच्छा है, पुष्य बहुत अच्छा है। दिन सोमवार और मंगलवार का बहुत अच्छा रहेगा। इस कुंडली के हिसाब से पुनर्वसु नक्षत्र भी ठीक है, पर दवाइयाँ और दान इस नक्षत्र में ना करें। इसके अतिरिक्त आपकी कुंडली में नवांश में अगर शुक्र लग्न में नहीं बैठे होते तो ये कुंडली और भी ज़्यादा डिप्रेसिव हो जाती, क्योंकि यहाँ का लाभेश जन्म कुंडली में स्वग्रही हो रहा है और यहाँ पे आकर के वो वृश्चिक राशि का बैठ करके अपने आप को रुग्ण कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे भी वो लाभेश और चतुर्थेश होकर के पंचम भाव में अकेले और मंगल से दृष्ट। हालांकि ये बात व्यक्ति को कई बार धनवान बनाने के लिए काफ़ी होगी। अब एक बात आपको मैं यहाँ पे और भी कह दूं तो ये कुंडली निश्चित रूप से प्रोग्रेसिव है। उच्च शिक्षा का योग, विदेश जाना, बाहर सेटल होना, बाहर से धन कमाना, और कोई भी ग्रह इस कुंडली में वक्री नहीं है तो अशुद्धि का दोष नहीं है। ग्रहों की अवस्था में चंद्रमा को बल थोड़ा कमज़ोर है, इस वजह से हमें शिव जी के मंदिर में जाकर के साष्टांग प्रणाम करना चाहिए। यही कि इस कुंडली का सबसे जो थोड़ा कमज़ोर प्लैनेट बन रहा है वो बन रहे हैं चंद्रमा। वो अगर साध लिए जाएंगे तो इस कुंडली को मजबूती मिल जाएगी। वैसे इस कुंडली में 2 और ग्रह जो थोड़े कमज़ोर हो रहे हैं वो हैं गुरु और बुध, जो अस्त हो रहे हैं। जिनके प्रभावों को और चंद्रमा के साथ मिला करके अगर देखें तो अगर हम भोलेनाथ की शरणागति धारण करेंगे तो इस कुंडली को आसानी से बचाया जा सकता है। जैसे लघु रुद्र का पाठ हो जाए, महारुद्र का पाठ हो जाए, अभिषेक वगैरह, इस तरीके से अगर किया जाए तो चीज़ें फायदेमंद साबित हो जाती हैं। और भगवान भोलेनाथ को साष्टांग प्रणाम करने से तीर्थ सहस्त्र और कितने ही 100 कितने हजार तीर्थ आप अगर जितना करके पुण्य अर्जित करते हैं उसका कई गुना फल
आपको सिर्फ और सिर्फ भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जा करके उनको साष्टांग प्रणाम करने का मिल जाता है। तीर्थ कोटि सहस्त्राणि तीर्थ कोटि शतानि च महादेव प्रणामस्य कलाम नारहन्ति षोडशीम, है ना। 16 कला के भगवान नारायण जो परिणाम देंगे, और आप अगर किसी मंदिर में दर्शन करने जाएंगे जो श्रेष्ठ तीर्थ हैं, उसका संपूर्ण फल सिर्फ भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जाकर के साष्टांग प्रणाम करने से मिल जाता है। तीर्थ कोटि सहस्त्राणि तीर्थ कोटि शतानि च महादेव प्रणामस्य कलाम षोडशीम कलाम नारहन्ति षोडशीम। ऐसे ये बात याद आ गई, इस वजह से बता दिया। तो कहने का अर्थ है इस कुंडली में, ये कुंडली थोड़ी सी रोगी भी हो सकती है, क्योंकि चंद्रमा 12 में है, तो छींक आए, खांसी आए, जुकाम आए, सर्दी आए, ये चीज़ें होती रहती हैं। थोड़ा सा इम्यून कमज़ोर होता है। वैसे इस कुंडली के लिए अंक जो बहुत बढ़िया रहेगा वो 7 है। इस कुंडली में रंग सफ़ेद, इस कुंडली का रंग हरा। एक बड़ी अच्छी बात बताऊं, हमारे सारे रंग हमारे हैं, हमारे सारे रंग हमारे हैं। हरा किसी दूसरे का नहीं है, वो भी हमारा है। पश्चिम दिशा उनका नहीं है, पश्चिम दिशा भी हमारा है। हाँ, पश्चिम दिशा भी हमारे ही यहाँ से, हम उसके अधिपति हैं। हमारा सनातन उसका है, हम सनातनियों का है। और काला भी हमारा है, काला भी हमारा, हरा भी हमारा, सफ़ेद भी हमारा और गेरुआ भी हमारा। सारे रंग हमारे हैं, सारी दिशाएं हमारी हैं। जबरदस्ती तो जबरदस्ती, वैसे नैसर्गिक रूप से तो सब हमारे हैं। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने। ये कुंडली गुरु से संबंधित कोई भी कारोबार कर सकती है। पढ़ाना, विद्या अध्ययन कराना, उच्च शिक्षा के भाव के अधिपति भले थोड़े कमजोर हों, पर केंद्र में शुक्र बैठे हैं, और कम से कम मंगल का प्रभाव जन्म कुंडली के तीसरे भाव और बुध का प्रभाव, ये कुंडली क्रिएटिव है। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।